हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत का तीसरा पाठ, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। और ये पाठ किसने लिखा है? नागार्जुन जी ने। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सुपर ब्रेन्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अब ये जो चैप्टर है, इसमें लेखक किसके बारे में बता रहा है? इसमें लेखक बता रहा है हिमालय की बेटियों के बारे में। तो हिमालय की बेटियां कौन हैं? हिमालय की बेटियां वो नदियां हैं जो हिमालय में से निकलती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, कि हमेशा लेखक ने उनको हमेशा दूर से देखा था, हमेशा ऐसे बहते हुए देखा था। तो वो बड़ी लेखक को वो हमेशा कैसी प्रतीत होती थी? वो ऐसा लगता था जैसे बहुत ही गंभीर हैं, बहुत शांत और सिर्फ अपने आप में खोई रहती हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वे उसको उस सभ्य महिला की जैसे लगती थी। तो लेखक कहता है कि उनको देखकर मेरे मन में हमेशा आदर के भाव आते थे, आदर और श्रद्धा के भाव। जैसे बच्चे को क्या रहता है, बच्चे अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जिस तरह से मस्ती करते हैं, उसी तरह लेखक कहता है कि मैं भी उनकी धारा में उसी तरह डुबकियां लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैं हिमालय पर गया तो वो उनका अलग ही रूप देखकर हैरान था। वो सोचते हैं कि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो कैसे ये दुबली पतली होती हैं, हिमालय से कैसे निकलती है नदियाँ? तो जो पर्वत पर जो बर्फ़ जमती है, उसको जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उससे बूंद बूंद करके नदी बनती है। तो वहाँ से तो वो बहुत दुबली पतली होती है। लेकिन जब ये समतल मैदानों में उतरती हैं, जैसे कि क्या होता है समतल मैदान, प्लेन ग्राउंड्स जो रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? तो वो कहते हैं कि जब ये पर्वत से उतरती हैं तो ये कैसी उछलती कूदती रहती हैं, ये लगातार हंसती रहती हैं। लेकिन जब ये मैदान में आती हैं, समतल मैदानों में आती हैं, तो ये कैसी शांत हो जाती हैं। तो इनका ये खिलखिलाना, इनका उछलना कूदना कहाँ चला जाता है तब? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को भी देखता हूँ, तब भी मुझे इतना आश्चर्य, इतनी हैरानी नहीं होती जितना कि इन बेटियों की, बेटियाँ मतलब इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर, ये जो एक्टिविटीज़ करती हैं, ये जो हरकतें करती हैं, जैसे बच्चे छोटी छोटी हरकतें करते हैं, तो उनको देखकर मैं तब भी उतना हैरान नहीं होता जितना कि इन नदियों की लीलाओं को देखकर होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो वो कहते हैं कि ये कहाँ रही हैं, ये कहाँ भागती हुई जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है जीवन का? ऐसी क्या चीज़ है जिसने इनको इतना बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का, महान पिता कौन है? नदियों के महान पिता हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कितने बड़े हैं तो आप सब जानते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने पिता का इतना सारा प्रेम पाकर भी, इतना प्यार पाकर भी, अगर इनका हृदय अतृप्त है कि मतलब भर ही नहीं रहा है उस प्रेम से भी, तो वो ऐसा कौन होगा जिसका प्यार ये पाना चाहती हैं, जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ,
ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो वो कहते हैं कि बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, मतलब ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ से ढकी हुई हैं वो पहाड़ियाँ। छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, बेलें लगी हुई हैं। तो इनका जो लीला निकेतन है, मतलब इनके जो पिता का स्थान है, पिता के घर, जो इनका घर है वो ऐसा है। लेकिन खेलते खेलते ये क्या है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं तो वो दूर चली जाती हैं। तो वहाँ पर उनको ये सारे पेड़ मिलते हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा। तो वहाँ पर जाकर जब ये समतल मैदानों में आने लगती हैं तब ये सोचती होंगी अपने पिता के बारे में। लेकिन जो बुढ़ा हिमालय है वो कितना परेशान होता होगा अपनी नदियों को लेकर। तो वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो, और भी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो आपको बताएंगी कि उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कि हिमालय पर्वत कहाँ है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। तो वहाँ पर हिमालय पर्वत जहाँ पर है कि वहाँ पर तो सिर्फ मौन है, शांति है, उनके पास और कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो वो कह रहे हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसी नदियां हैं कि इनका नाम अगर हम सुनते हैं तो हमारे सामने बाकी भी सभी हिमालय की जितनी भी छोटी बड़ी नदियां उनसे निकलती हैं उन सब के नाम भी हमें याद आने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो वो कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो दो नदियां हैं, ये बहुत विशाल नदियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो वो कहते हैं लेकिन ये स्वयं में कुछ नहीं है, ये अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। ये नदियां कहाँ से बनती हैं? ये नदियां बनती हैं जब हिमालय पर्वत पर बर्फ़ पड़ती है और वो बर्फ़ पिघलती है तो उससे एक एक बूंद जो जल इकट्ठा होता है वो जाकर ये दो, उस जल से ये दो महानदियाँ बनती हैं। और वो महानदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? फिर ये प्रवाहित होती हैं, ये बहती हैं समुद्र की तरफ। तो वो कहते हैं कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है, वो समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि जिसने हिमालय की, अब वो इनको क्या बता रहा है, वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को हिमालय की पुत्रियां बताता है, बेटी बताता है। तो वो कहता है कि वो समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसको उसकी ये दो बेटियां मिली हैं, मतलब समुद्र ने उनका हाथ पकड़ा है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो जिन्होंने नदियों में, जिन्होंने समतल मैदानों में इन नदियों को बहते हुए देखा होगा तो वो इस बात को सोच भी नहीं सकते कि जब ये हिमालय की गोद में छोटी छोटी बच्चियां बनकर, मतलब हिमालय से कैसे निकलती हैं, तो वो ये बात सोच ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उसको देखा नहीं है। उन्होंने उस विशाल नदी को देखा है जो बहुत शांत होकर बहती है। उन्होंने वो नहीं देखा कि वो हिमालय पर्वत से कैसे उछलती कूदती हुई और कैसे बूंद बूंद बन के नदी होती है। तो वो कहते हैं कि आप जिन्होंने नहीं देखा है वो नहीं सोच सकते उसके बारे में। अब जैसे बच्चे रहते हैं, माँ बाप की गोद में बच्चे बेफिक्र होकर खेलते हैं, किसी भी तरह से खेलते हैं। तो ये पहाड़ी आदमी, मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, ये चीज़ें उन्हें भले ही आकर्षित ना करती हों, उनका ध्यान भले ही अपनी ओर ना खींचती हों, लेकिन
लेकिन लेखक को ऐसा इतना सुंदर ये दृश्य प्रतीत हुआ कि वो कह तो उसने इसलिए उसने हिमालय को ससुर कह दिया और समुद्र को उसका दामाद कह दिया। मतलब कि उसने ये कहा है कि जो पर्वतराज हिमालय है उसको उन्होंने नदियों के पिता की उपाधि दे दी और समुद्र को उनका पति बना दिया नदियों का। तो वो कहते हैं मुझे ये भी कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है। अब कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब वो क्या बता रहे हैं, कालिदास क्या थे? कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे। तो कालिदास ने अपने के विरही यक्ष क्या, जो उनका एक मेघदूत जो उन्होंने लिखा था एक पुस्तक, तो उसमें यक्ष ने कहा था बेतवा नदी से। तो उन्होंने बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना कि तुम्हारी यह प्रेयसी मतलब तुम्हारी जो प्रेमिका है वो तुम्हें पाकर बहुत ही प्रसन्न होगी। अब वो कहते हैं यही बात इन चंचल नदियों को देखकर उसे अचानक याद आ गई लेखक को। तो सोचा कि शायद जो महाकवि कालिदास जी थे उनको भी नदियों का यही रूप पसंद था। दरअसल क्या रहता है कि जो नदियों को अगर आप पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए देखोगे और फिर समतल मैदानों में बहते हुए देखोगे तो ये दोनों रूप नदियों के बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत अलग हैं। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अब काका कालेलकर ये भी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो इन्होंने भी हमारी नदियों को माता का दर्जा दिया है, लोक माता का, किंतु माता बनने से पहले। लेकिन अगर हम इन नदियों को माता बनाने से पहले अगर हम इनको अपनी बेटियों के रूप में देख लें तो भी क्या हर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम इनको अपनी बेटियों के समान देखें। और थोड़ा आगे चलें, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और अगर बेटियों के रूप में ना देखकर अगर हम थोड़ा सा और आगे का सोचें और थोड़ा आगे चलें तो अगर हम इनको अपनी प्रेमिका के रूप में देखें, हमारे मन में उनके प्रति प्रेमिका की भावना आए तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि एक धागा ममता का भी है, एक रिश्ता माँ का भी होता है। तो हम माँ का रिश्ता भी इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी नदियों को अपनी माँ के समान मानते हैं। जैसे हम गंगा माँ बोलते हैं तो हम इनके साथ माँ का रिश्ता भी जोड़ सकते हैं, माँ और पुत्र का, माँ और पुत्री का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब वो कहते हैं कि अब इन नदियों को बहन की जगह कितने कवि दे पाए हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो वो कहते हैं एक दिन मेरे मन में भी ऐसी इच्छा आई थी। थोलिंग की बात है। थोलिंग कहाँ पर है? ये एक जगह का नाम है जो तिब्बत में है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। तो वो सतलुज नदी बहती है वहाँ पर, तो वो उसके किनारे पर जाकर बैठ गए। अब दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। अब वो कभी तिब्बत गए थे, तिब्बत में थोलिंग नाम की एक जगह है। तो वो कहते कि वहाँ की बात है, मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा था, मूड थोड़ा ख़राब था, तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दिन का समय था, पानी में पैर लटका कर बैठ गए। तो लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि उस प्रगतिशील जल ने उन पर असर डाला। प्रगतिशील जल मतलब कि बहता हुआ जल, कि उस जल का उसमें जब पैर डाल के बैठे तो उस जल ने उन पर असर डाला। और असर किस प्रकार से डाला? असर इस तरह से डाला कि उस जल में पैर डालने से उनके तन और मन दोनों अच्छा हो गया और उनको अपनी तबीयत भी अच्छी लगने लगी। और उसके बाद वो गुनगुनाने लगे। वो क्या गुनगुनाते हैं? वो कहते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी।
हुआ मुदित मन हटी खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो वो नागार्जुन जी कहते हैं कि वो सतलुज नदी को अपनी बहन के रूप में दिखा रहे हैं इस कविता में। तो वो कहते हैं कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो बहुत ही अचरज है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही न्यारी है तुम्हारी लीला। अब वो कहते हैं कि हुआ मुदित मन हटी खुमारी, कि मेरा मन तुम्हारे पास रहकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। और जो भी खुमारी थी, मतलब जो भी उनको अपनी तबीयत में अच्छा नहीं लग रहा था या जैसा भी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने से वो सब खुमारी मेरी चली गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, कि मतलब मैं तुम पर वारी वारी जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, कि तुम तो बेटी हो हिमालय की और तुम्हारे पिता हिमालय हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वो कहते हैं कि वो पिता हैं, वो तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं लेकिन मौन है, शांत हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति को वो नटी बता रहे हैं। जैसे नट और नटी आपने सुने होंगे, जो आपने देखा होगा सड़कों पर करतब दिखाते हैं। वो कभी अपना रूप बदल लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब आपको मनोरंजन करते हैं। तो वो प्रकृति को वो नटी बता रहे हैं कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, कि जो हिमालय की जो छाप है वो बहुत ही अनुपम, बहुत ही सुंदर, सबसे अलग, आश्चर्यचकित कर देने वाली ऐसी हिमालय की छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और फिर वो कहते हैं कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो देखिए, अभी नागार्जुन जी ने इस कविता में सतलुज नदी को अपनी बहन बताया है। और उन्होंने क्या कहा था इस कहानी में, कि हम नदियों के साथ बहुत सारे रिश्ते बना सकते हैं। हम उनके साथ माता का रिश्ता बना सकते हैं, हम उनको बहन भी बना सकते हैं, हम उनको प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं।